अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वुंड हेसेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डोगा में नहीं लिखा हुआ था, तो टीच में एनाटमी से कर लेते हैं। वुंड हेसेंस इस बेसिकली कि हमारे पास एक दफ़ा जब कर लिए आपने सर्जरी कर दी वुंड की, उसको ट्रीट कर लिया, तो ये पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन होती है। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन, तो इसको हम हर तरह से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो वुंड हेसेंस मीन्स कि आपका वुंड जो है वो हील नहीं हो सका, ठीक है। वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो हील नहीं हुआ, या तो बॉडी के अपने रिस्पॉन्स की वजह से नहीं हो पाया, या फिर सर्जन की कोई इनकॉम्पिटेंसी थी कि उसने सही से सूचर नहीं किया तो वुंड को, या इंट्राऑपरेटिव या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, सुपरफिशियल हेसेंस हो सकती है और फुल थिकनेस हो सकती है। सुपरफिशियल मीन्स कि हमारे पास सिर्फ जो उसकी स्किन तक है ना, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू सिर्फ वहाँ तक हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है, ब्रेक ओपन हो रही है, ठीक है। वगैरह हमारे पास बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऑफन अकर सेकेंडरी टू लोकल इन्फेक्शन, पोorly कंट्रोल डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड पोor न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि हमारे पास बेसिकली नीचे से सही से जो विस्ट्रा वगैरह वो सही से हमारे पास हील हो रहा है, मगर जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू वो हील नहीं हो पा रहा। दिस इज यूजली बिकॉज ऑफ द बॉडीज रिस्पॉन्स टू वुंड हीलिंग, ठीक है। तो सुपरफिशियल इसलिए डिलेड हीलिंग हो रही होती है। तो या तो हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, पोor न्यूट्रिशन स्टेटस हो सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास रेक्टस शीथ देखो, वो बिल्कुल जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें रेक्टस शीथ इज़ वो क्या कहते हैं इंटैक्ट है, ठीक है। मगर सेकंड पिक्चर है उसमें रेक्टस शीथ में भी हमारे पास थोड़ा सा वो आ गया है, क्या कहते हैं, रेक्टस शीथ, ट्रांसवर्सस फेशिया, पैराइटल पेरिटोनियम, इन सब के अंदर हमारे पास एक ब्रेक आ गई। इस ब्रेक ओपन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये थ्रू है, ठीक है। तो फुल थिकनेस जब डेसेंस होती है ना, तो पैराइटल पेरिटोनियम के नीचे हमारे पास क्या पड़ता है, सारा विसरा, ठीक है। तो हमारे पास एब्डोमेन के अंदर है, तो हमारे पास तो बावल बाहर आ सकते हैं यहाँ से, या जिस भी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे पास ये वूंड बना हुआ है वहाँ से हमारे पास वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर प्रोट्रूड कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि हमारे पास फुल डेसेंस होती है कि हमारे पास बेसिकली रेक्टस शीथ फेल्स टू हील, ठीक है। और हमारे पास सारा जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, जिसे कहते हैं बर्स्ट एब्डोमेन। और एब्डोमेन किस लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई, क्योंकि एब्डोमेन इज द मोस्ट कॉमनली जहाँ पर ये बेसिकली वुंड हेसेंस होती है, क्योंकि वहाँ पर इंटरपेरिटोनियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी रेज इंटरएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से होता है, जैसे पेशेंट विद आईलियस है, ठीक है। उसमें हमारे पास बावल मूवमेंट सही से नहीं हो पा रही, नीचे हमारे पास एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, या पोर सर्जिकल टेक्निक्स हो सकती है कि सूचर अच्छी तरह नहीं लगाया, ठीक है। और या फिर हमारे पास पेशेंट क्रिटिकली अनवेल, ठीक है। तो हमारे पास इसकी बेस एटियोलॉजी हमारे पास डिफरेंट तरीके से पेशेंट पर हम कर सकते हैं। पेशेंट भी इसको दो में डिवाइड कर लो कि इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव जितने फैक्टर्स हैं, और दूसरा ये कि हमारे पास बाकी के फैक्टर्स हैं जो कि वुंड हीलिंग को कम करें, ठीक है। तो इम्यूनो सप्रेशन में आता है कि हमारे पास इंक्रीज एज हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, कोई हमारे पास स्टीरॉइड्स ले रहा है उसमें हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेल जेंडर हो सकती है, मेल जेंडर होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो डिलेड वो है ना वुंड हीलिंग, उसमें हमारे पास बेसिकली एक और फैक्टर आ सकता है कि ओबेसिटी या स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग क्या करते हैं, वेस्कुलर को वो कम कर रहा होता है ना, वेसल्स को अफेक्ट कर रहा होता है। तो वेसल्स कम होंगे तो हमारे पास हीलिंग कम हो रही है कि वुंड की वहाँ पर। इंट्राऑपरेटिव आता है कि हमारे पास इमरजेंसी सर्जरी हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, एनी सर्जरी दैट रिक्वायर्स मोर देन 6 आवर्स, ठीक है। या वुंड इन्फेक्शन पूर सर्जिकल टेक्निक्स, जैसे कि हमारे पास सूचरिंग वगैरह का सूचरिंग मटीरियल का अच्छा नहीं रखा, ठीक है। और पोस्ट ऑप फैक्टर्स में आता है कि हमारे पास बेसिकली प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, हमारे पास अगर कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कफ है, तब ठीक है, क्योंकि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। हमारे पास पोर टिश्यू परफ्यूजन है कि वो हमारे पास किस लिए हो सकती है, तो एनीमिया ऑपरेशन का तब हो सकती है, या फिर हमारे पास अगर पोस्ट ऑफ हाइपोटेंशन है तब हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास पोस्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फिर रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो इसके नंबर था डिजास्टर, ठीक है, DISASTER, और वो ChatGPT ने बताया था। डी से आई थिंक डायबिटीज़ था, ठीक है। और सॉरी, डी से डायबिटीज़ था, ठीक है। आई से इन्फेक्शन था, एस से स्टीरॉइड्स, ए से एज, SITs या एनीमिया, क्योंकि SITs भी हमारे पास इंटरएब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। टी से टेंशन, ई से इमरजेंसी सर्जरी, और आर से रिड्यूस न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमारे पास ये सारा आगे इसकी इटियोलॉजी में। अब इटियोलॉजी के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में याद है कि हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होगा। स्किन का जो है ना सुपरफिशियल डेसेंस जो है उसमें बेसिकली हो सकता है कि सिर्फ स्किन रिओपन हो जाए, ठीक है, वो नज़र आ जाती है, बेसिकली पॉपिंग ऑफ स्किन होती है, और ये हमारे 5 to 7 डेज पोस्ट ऑप होता है। मगर जो फुल थिकनेस है ना, उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास स्किन जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है, मगर हमारे पास नीचे वाला जितना भी एरिया वो सारा हमारे पास पॉप ओपन हो जाए। और इसकी इंडिकेशन क्या होगी, हमारे पास नज़र कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा कि हमारे पास एकदम जो वूंड है ना वहाँ से बहुत ज़्यादा पस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास वूंड से बहुत ज़्यादा पस आना शुरू हो गया आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर 5 to 7 डेज, तो यू हैव टू थिंक ऑफ सुपरफिशियल फुल थिकनेस डेसेंस, ठीक है। वही हो सकता है कि नीचे से हमारे पास वो पूरा विस्टा ओपन हो चुका हो, जहाँ से बार बार वो लीक कर रहा है थ्रू द वूंड, जो कि ऊपर से बंद है टाइटली बाय सूचर्स, ठीक है। स्किन बंद नीचे से सारा खुल गया, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली जो वैसे क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है पॉप ओपन, ठीक है। तो पॉप की आवाज़ आती है हमारे पास बेसिकली फुल थिकनेस में, जिसमें हमारे पास बल्जिंग का वूंड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पिंक सीरस और ब्लड स्टेन फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरह का हमारे पास एक पिक्चर आती है फुल थिकनेस की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यूजली क्लिनिकल होती है, मगर हमारे पास वूंड स्वाब ले सकते हैं फॉर इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस कल्चरली भेज सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, सुपरफिशियल हम बस ये कर देंगे कि ऑब्वियसली सिर्फ स्किन खुली है तो उसमें हम उसको बेसिकली वो कर देंगे, सूचर्स नहीं सॉरी, हम उस पर गॉज कर देंगे, ठीक है, गॉज पैकिंग कर देंगे और उनको सेलाइन के साथ वॉश कर देंगे, ठीक है। मगर हमारे पास अगर पेशेंट है जिसमें हम चाहते हैं कि सेकेंडरी हीलिंग, हमको बेसिकली बताएंगे कि हम इसको सिर्फ गॉज इसलिए किया था कि हम सेकेंडरी हीलिंग के थ्रू इसको होने दें, खुद ही को क्लोज होने दें। मगर अगर बहुत बड़ा वुंड है तो हम उसमें वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर भी डाल सकते हैं, कि बेसिकली वैक्यूम डालते हैं हमारे पास स्पाइस से बेसिकली एक क्या कहते हैं उसे, एक वो क्रिएट कर देता है
सक्शन सी क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास क्लोजर जल्दी होना शुरू होता है, ठीक है। और फुल डिहेसेंस जो होती है ना, उसमें बेसिकली हम कहते हैं बर्स्ट एब्डोमेन, जैसे कह रहे थे उसमें एक तो सबसे पहले हमने उसका एनाल्जेसिया देना है, उसके पेन रिलीफ करनी है, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंटरवेनस एंटीबायोटिक्स देने हैं, ठीक है। एम्पेरिकल भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पूरा एब्डोमेन खुला हुआ है तो देयर इज़ वेरी ग्रेट चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको ओटी लेकर जाते हैं। ओटी में हम इसको बेसिकली लार्ज इंटरप्टेड सूचर्स के साथ करते हैं, हम इसको बहुत टाइटली नहीं बंद करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मजीद टेंशन आए और मजीद वो दोबारा खुले, ठीक है। तो लार्ज इंटरप्टेड सूचर्स हो सकते हैं, ठीक है। और हम उसको बेसिकली ब्रिजिंग मैश के साथ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। और देखना है कि हमने नीचे बेसिकली अगर हमारे पास नीचे कोई रिस्क है, कोई वो है साइन ऑफ सेप्सिस है या फिर कोई नेक्रोलाइजिंग फेशियाइटिस, तो वी कैन लीव इट ओपन, ठीक है। तो लेप्रोटमी कहते हैं। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास सर्जिकल साइड इन्फेक्शन वगैरह और कोई कोमॉर्बिड्स वगैरह है उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, ताकि प्रिवेंट कर सकें वुंड हेसेंस को, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग वगैरह ताकि वो ना ओपन हो सके, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वुंड हेसेंस में आ जाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ थी इसमें सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन का बस याद रखना कि हमारे पास इसमें सुपरफिशियल हो सकता है, डीप और कैविटी। बेसिकली सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होता है क्या नेम से, जैसे कि हमारे पास जहाँ पे सर्जरी हुई है उस इंसिजन पे हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सुपरफिशियल होगा सिर्फ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप पे क्या होगा कि बस मसल के लेयर तक, फैशियल लेयर तक है, और कैविटी का क्या होगा कि हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। इसके भी वही स्टार्टर्स हैं ऑलमोस्ट जो हमारे पास उसके थे डिहेसेंस के, ठीक है। हमारे पास इम्यूनो सप्रेशन है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, और ऑपरेटिव फैक्टर्स हमारे पास अगर हमने उसका लेंथ ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्री ऑपरेटिव शेविंग जो है दिस इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स में क्या नजर आ रहा होगा हमें कि हमारे पास जहाँ पर वुंड है, ऑब्वियसली यहाँ पर जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पर एडिमा हो रहा होगा, एडिमा हो रहा होगा, पस होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सिस्टमिक साइंस आ सकते हैं, जैसे कि पायरेक्सिया वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। दिस ऑल्सो अकर्स 5 to 7 days पोस्ट प्रोसीजर। तो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में दो चीज़ें आती हैं ना, वुंड हेसेंस और एसएसआई, ठीक है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। और ये दोनों हमारे पास इमीडिएटली नहीं होते, ये दोनों हमारे पास 5 to 7 days आफ्टर वो वुंड के जो होते हैं तब होते हैं, ठीक है। और अगर प्रोस्थेटिक होता है तो फिर हमारे पास मजीद लेट हो सकते हैं, आफ्टर 3 weeks भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ सर्टिक केसेस सुपरफिशियल इवन कंप्लीट वुंड हेसेंस कैन अकर सेकेंडरी टू एसएसआई, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से वुंड हेसेंस भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है, हमने वुंड स्वाब्स लेना सबसे पहले, ठीक है। हमें देखना कि हमारे पास जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारे पास क्या वजह है, तो उसको कल्चर के लिए भेजेंगे, ठीक है। और तब तक हम उसको ये वेट नहीं करेंगे कल्चर का वापस आएगा, हम उसको एम्पेरिकल एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भेज सकते हैं फॉर इन्फेक्शन, ब्लड कल्चर्स भेज सकते हैं, ठीक है। और हम उसको क्या कहते हैं, अगर हमें सेप्टिक पिक्चर नहीं मैच करी विद दी वुंड, के वुंड बिल्कुल क्लीन है, कोई उसमें एडिमा वगैरह नहीं है, तो फिर हम उसको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के लिए भी कर सकते हैं, पेशेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मैनेजमेंट में अगैन जो भी हमारे पास सूचर्स हैं, क्लिप्स वगैरह हैं हमारे पास, जैसे यहाँ लगे हुए, देखो ये क्लिप्स लगी हुई सी पिक्चर में, ठीक है। वहाँ पर हमने उसको निकाल देना है, ठीक है। सारे वुंड को हमने ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करके हमने उसको बेसिकली ड्रेन करना है वहाँ जितनी पस डली हुई है, ठीक है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स पर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पस है तो हम वी कैन लीव अ ड्रेन इन, जैसे कि सी में दिखाया हुआ भी है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होनी है, प्री ऑप, पोस्ट ऑप, प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप प्रिवेंशन याद रखनी है, ठीक है। प्री ऑप में याद रखना कि हमारे पास पेशेंट को प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है, स्पेशली जिसमें हमें पता है कि क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी है उसमें ज़रूर, और जिसमें प्रोस्थेटिक्स देना उसमें ज़रूर, ठीक है। तो हमने प्री ऑप एंटीबायोटिक्स देनी होती है, स्पेशली हमारे पास अगर पेशेंट को नजर आ रहा हो कि उसको पहले से कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन वगैरह, जैसे अगर हम अपेंडिसाइटिस वगैरह पे करने लगे हैं सर्जरी इमरजेंसी, तब हमने उसको पेरिकल एंटीबायोटिक ज़रूर देनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने डू नॉट रिमूव हेयर रूटीनली अगर करना भी है तो हम उसको सर्जिकल टेबल पे करेंगे विद इलेक्ट्रिक क्लिपर्स, ठीक है। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि हमारे अपनी न्यूट्रिशन और स्मोकिंग वगैरह को न्यूट्रिशन को सही करे, वेट लॉस करे, ओबेसिटी के रिस्क फैक्टर होते हैं, और स्मोकिंग को काम ख़त्म करे, ठीक है। इंट्राऑपरेटिवली याद रखना है पेशेंट को क्या करना है, प्रिपेयर जो हम पार्टी लगाते हैं, ठीक है। ग्लव्स और गाउन्स का करना है, वुंड इरिगेशन करनी है, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो गिव एंटीबायोटिक इम्प्रेगनेटेड सूचर्स जब हम क्लोज कर रहे हों, और पोस्ट ऑफ हमें मॉनिटर करना है उनको क्लोजली, ठीक है। और हमने उसका वाइबिलिटी वगैरह चेक करते रहना है, ठीक है। और हमारे पास बस यही था सर्जिकल साइड इन्फेक्शन और वुंड हेसेंस के बारे में।